बड़े राज्यों और साम्राज्यों के अस्तित्व में आने से पहले कुछ समुदाय थे जिन्होंने इंसानों के जीवन जीने के तरीके को बदलना शुरू किया। उन्होंने बड़े शहर बसाए, संगठित सरकार बनाई और उत्पादों, श्रमिकों और लेन-देन को दर्ज करने के लिए लेखन का उपयोग किया। ऐसा करने वाले पहले लोगों में सुमेरियन शामिल थे। सुमेरियन मेसोपोटामिया के दक्षिणी हिस्से में रहते थे, जो एक प्राचीन क्षेत्र है और वर्तमान इराक में स्थित है। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ है नदियों के बीच की भूमि, क्योंकि वहां टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियां बहती हैं। यहीं पर उरुक, उर, लगाश, एरिडू, किश और निपुर जैसे शहर बने। शुरू में ये शहर एक देश के रूप में नहीं बने थे। हर एक शहर एक अलग नगर राज्य था, जिसका अपना शासक, मंदिर था, खेती की जमीन, श्रमिक और सेना थी। दक्षिणी मेसोपोटामिया में रहना आसान नहीं था। वहां बहुत कम पेड़ और पत्थर थे और यहां धातु भी नहीं थी जिसे निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जा सके। मैदान बहुत फैले हुए थे और जमीन के कई हिस्से कीचड़ और दलदल से घिरे हुए थे। इसके बावजूद दक्षिणी मेसोपोटामिया के लिए टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी बहुत महत्वपूर्ण थीं, क्योंकि ये उनकी मैदानों को पानी और उपजाऊ कीचड़ देती थीं। लेकिन नदियों का प्रवाह भी बदल सकता था और विनाशकारी बाढ़ ला सकता था। इसीलिए किसान केवल पानी के प्राकृतिक प्रवाह पर निर्भर नहीं रह सकते थे। इसी कारण यहाँ के निवासियों को नहरें खोदनी पड़ी, बांध बनाने पड़े और अपने खेतों की ओर पानी के प्रवाह को नियंत्रित करना पड़ा। इस प्रणाली को सिंचाई कहा जाता है। इसके जरिए पानी उन जमीनों तक पहुंचता है जो नदी से दूर हैं। सच ये है कि सब कुछ सुमेरियन के आने से नहीं शुरू हुआ था। सुमेरियन भाषा के उभरने से हजारों साल पहले उस समय भी दक्षिणी मेसोपोटामिया में खेती करने वाले समुदाय मौजूद थे। शुरुआती महत्वपूर्ण चरणों में से एक था उबैद काल, जो लगभग छठी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। इस समय के दौरान लोगों ने स्थायी बस्तियां बसाईं और सिंचाई का उपयोग किया, मिट्टी के बर्तन बनाए और धार्मिक उपयोग के लिए इमारतें बनाईं। इन बस्तियों में से कुछ समय के साथ बढ़ती गईं और आगे चलकर महत्वपूर्ण शहर बन गईं। इसके बाद उरुक काल आया, जो चौथी से तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत तक चला। यह कुछ बस्तियों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी। ये सबसे स्पष्ट रूप से उरुक में देखा जा सकता है, जो प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक बन गया। जैसे जैसे उरुक बढ़ता गया, वैसे वैसे प्रबंधित करने के लिए काम भी बढ़ते गए। फसल की गिनती करनी थी, खाना बांटना था, काम का प्रबंधन करना था और गोदामों में आने जाने वाले उत्पादों का हिसाब रखना था। इसी वजह से प्रशासकों ने उत्पाद की मात्रा और प्रकार को दर्शाने के लिए छोटे टोकन और निशानों का उपयोग किया। समय के साथ ये निशान प्रतीकों में बदलकर गीली मिट्टी की तख्तियों पर उकेरे गए। सरल लेखा प्रणाली से ये लगभग 3200 ईसा पूर्व की सबसे पुरानी लेखन प्रणालियों में से एक बनी। इसी समय तख्तियों पर पहली बार वो भाषा दिखाई दी जिसे हम सुमेरियन कहते हैं। सुमेरियन एक लैंग्वेज आइसोलेट है। इसका मतलब है इसका अब तक किसी भी ज्ञात भाषा परिवार से कोई निश्चित संबंध नहीं पाया गया है। उनकी अनोखी भाषा के कारण सुमेरियन लोगों की उत्पत्ति पर लंबे समय से अध्ययन हो रहा है। कुछ थ्योरीज मानती हैं कि वे शायद किसी अन्य क्षेत्र से आए थे। फिलहाल कोई पुरातात्विक प्रमाण यह स्पष्ट नहीं करता कि वहां अचानक आगमन हुआ या पहले की आबादी का बड़े पैमाने पर प्रतिस्थापन आया। संभव है कि सुमेरियन संस्कृति धीरे धीरे दक्षिणी मेसोपोटामिया में लंबे समय से रह रहे अलग अलग समूहों के मेल से बनी हो। यह भी हो सकता है कि कुछ नए लोग वहां आए और पहले से बसे समुदायों में शामिल हो गए। शुरुआत में लेखन न होने से क्या हुआ, यह दर्ज नहीं हो पाया। दिलमुन नामक एक प्राचीन स्थान है, जिसे आमतौर पर बहरीन और फारस की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों से जोड़ा जाता है। ये मेसोपोटामिया और अन्य क्षेत्रों के बीच व्यापार का केंद्र था। सुमेरियन की कहानियों और विश्वासों में दिलमुन को एक शुद्ध स्थान के रूप में भी दर्शाया गया है। यह एक शांत और समृद्ध स्थान था जो देवताओं के करीब था। लेकिन ठोस पुरातात्विक साक्ष्य ये नहीं बताते कि सभी सुमेरियन दिलमुन से आए थे। यह अधिक स्पष्ट है कि दक्षिणी मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी के समुदायों के बीच व्यापारिक संबंध थे। वास्तव में सुमेर के विकास में व्यापार बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उनकी भूमि में लकड़ी, पत्थर और धातु की कमी थी। उन्हें दूर दराज के स्थानों से सामग्री मंगवानी पड़ती थी। बदले में वे अनाज, कपड़ा, तेल और अपने शहरों में बने अन्य उत्पाद दे सकते थे। लेकिन व्यापार बढ़ाने से पहले
उनके पास पर्याप्त भोजन होना जरूरी था। इसी कारण सिंचाई महत्वपूर्ण हो गई। जब नहरें ठीक से बनी होती हैं, तो जौ के बड़े बड़े खेतों को सिंचित किया जा सकता है, खजूर, सब्जियां और अन्य पौधे। जब फसल बढ़ती है, तो हर किसी को किसान बनने की जरूरत नहीं रहती। कुछ लोग कुम्हार, निर्माणकर्ता, धातुकार, व्यापारी, पुजारी, सैनिक या प्रशासक बन सकते हैं। इसे श्रम का विशेषीकरण कहा जाता है। इसका मतलब है कि लोगों के पास अलग अलग काम होते हैं, क्योंकि कुछ किसान पूरे समुदाय के लिए पर्याप्त भोजन पैदा करते हैं। काम के बंटवारे के साथ साथ एक अधिक जटिल समाज का उदय हुआ। कुछ लोग भंडारण, नहर, मंदिर, श्रमिक और व्यापार के लिए जिम्मेदार थे। ये भी योजना बनानी पड़ी कि नहर कौन खोदेगा, कौन टूटा हुआ बांध को ठीक करेगा और फसल को कैसे बांटा जाएगा। मेसोपोटामिया में सिंचाई व्यवस्था एक ही समूह ने नहीं बनाई थी। यह कई पीढ़ियों में विकसित और विस्तारित हुई। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, ये और भी बड़ा और संगठित होता गया। पूरे शहर की आजीविका प्रभावित हो सकती थी अगर मुख्य नहर की उपेक्षा हो जाए या पानी का प्रवाह कहीं और चला जाए। इसी वजह से ऐसे संस्थान जो कई मजदूरों को संगठित कर सकें, बहुत महत्वपूर्ण हो गए। इसमें मंदिर भी शामिल था, जो केवल पूजा का स्थान नहीं था। मंदिर जमीन, भंडारण, पशु उत्पादों का भी प्रबंधक हो सकता था, और वे लोग जो धार्मिक और आर्थिक कार्यों के लिए शहर में काम करते थे। सुमेरियों के दृष्टिकोण से शहर और उसकी जमीन एक मुख्य देवता की सुरक्षा में थी। उरुक को देवी इनाना से जोड़ा गया था। उरुक को चंद्रमा के देवता इनाना से जोड़ा गया था। इस बीच प्राचीन नगर निप्पुर, जो कि एनलिल की पूजा का मुख्य केंद्र था। एनलिल सुमेरियों के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली देवताओं में से एक थे। क्योंकि एनलिल महत्वपूर्ण थे, निप्पुर को विशेष धार्मिक अधिकार प्राप्त था। भले ही ये हमेशा सबसे शक्तिशाली सैन्य नगर ना रहा हो। राजाओं के लिए एनलिल के मंदिर को मान्यता देना अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण था। प्रारंभिक राजवंशीय काल तक, लगभग तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व, ये साफ था कि सुमेर कई नगर राज्यों में बंट गया था। शहर एक दूसरे के करीब थे, लेकिन वे अक्सर कृषि भूमि, नहर के रास्तों और व्यापार पर नियंत्रण के लिए आपस में संघर्ष करते थे। शासकों ने एनसी और लुगल जैसे शीर्षकों का उपयोग किया। इन शीर्षकों का अर्थ शहर और समय के अनुसार बदलता था। एनसी प्रायः वो शासक था जिसके पास प्रशासनिक व धार्मिक जिम्मेदारियां होती थीं। लुगल का अर्थ है महान व्यक्ति, और इसे शक्तिशाली राजा के लिए उपयोग किया जाता था। यह स्पष्ट नहीं है कि सभी सुमेरियन नगर राज्यों में शासकों का चयन एक जैसा था या नहीं। कुछ प्राचीन ग्रंथ ऐसे हैं जो परिषद और नागरिकों की सभाओं का उल्लेख करते हैं, लेकिन इनके अधिकारों की सीमा के बारे में साक्ष्य सीमित हैं। समय के साथ राजा और भी शक्तिशाली हो गए और सत्ता का एक ही परिवार में स्थानांतरण आम हो गया। इसके पीछे एक स्पष्ट कारण भी था कि राजा अधिक शक्तिशाली क्यों हुए। जब युद्ध होता था, बाढ़, भोजन की कमी या बड़े प्रोजेक्ट में ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती थी जो तुरंत निर्णय लेकर आदेश दे सके, क्योंकि नेता के पास सेना का नियंत्रण होता था। भोजन, मजदूर और नहरों का नियंत्रण होने से उसकी शक्ति बढ़ी। धीरे धीरे व्यवस्थाएं बदलीं। पहले मंदिरों के पास बसे ये नगर अब राजा के शासित राज्य बन गए, और इस बदलाव के साथ ही सेनाओं का गठन, कर वसूली, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और अधिक संगठित सरकार का निर्माण हुआ। लेकिन जैसे जैसे हर नगर शक्तिशाली होता गया, उनकी प्रतिस्पर्धा भी उतनी ही तीव्र होती गई। सुमेर को जीवन देने वाला पानी ही उनके झगड़ों का कारण भी बन गया। किसी नहर या उपजाऊ जमीन पर नियंत्रण एक नगर राज्य को समृद्ध बना सकता था और उसके पड़ोसी को कमजोर कर सकता था। यहीं से पहले प्रसिद्ध राजाओं का युग शुरू हुआ। सुमेर के नगरों के बीच युद्ध और संघर्ष शुरू हुए। इसी समय लिखित अभिलेखों में सुमेर के नगरों के संघर्ष और भी स्पष्ट होने लगे। लगभग 2900 से 2350 ईसा पूर्व तक दक्षिणी मेसोपोटामिया प्रारंभिक राजवंशीय काल में प्रवेश कर गया। हर नगर राज्य और अधिक संगठित हो गया था। शासक परिवारों की शक्ति बढ़ गई, सैनिकों की संख्या बढ़ी और मंदिर, जो धर्म और अर्थव्यवस्था का केंद्र थे, और भी बड़े हो गए। इसी के साथ भूमि, पानी और व्यापार मार्गों के लिए लगभग लगातार प्रतिस्पर्धा चलती रही। प्रसिद्ध सुमेरियन किंग लिस्ट प्राचीन राजाओं पर चर्चा करती है। इसकी सबसे संपूर्ण प्रति वेल्ड ब्लंडेल प्रिज्म पर है। यह एक मिट्टी की वस्तु है जिसे उस समय के कई सदियों बाद बनाया गया था, जिसे ये दर्शाता है। सुमेरियन किंग लिस्ट
सुमेर के राजाओं की एक सूची है। इस सूची के अनुसार एक राजा की शक्ति देवताओं से आती थी। यह भी बताया गया है कि शासन एक शहर से दूसरे में जाता है। सूची के शुरुआती हिस्से में कुछ राजाओं के बारे में कहा गया है कि उन्होंने हजारों वर्षों तक शासन किया। असल में कई राजा अलग-अलग शहरों में एक ही समय में शासन करते थे। हर शहर का अपना देवता, कानून, परंपराएं और शासक होता था। उस समय किश सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक था। इसकी प्रतिष्ठा इतनी अधिक थी कि अन्य शहरों के कुछ राजा भी खुद को किश का राजा कहकर अपनी शक्ति दिखाते थे। किश से जुड़े राजाओं में से एक का नाम एनमे बारंगेसी था। उनका नाम किंग लिस्ट और कुछ प्राचीन अभिलेखों में दर्ज है, जिससे लगता है वे वास्तव में थे। उनके बेटे आगा का जिक्र किश और उरुक के युद्ध की कहानी में है। वहीं उरुक के सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से एक गिलगमेश थे। संभव है कि वे सच में अस्तित्व में थे, लेकिन उनके बारे में कई कहानियां अब किंवदंती और धर्म से जुड़ गई हैं। सुमेर के अन्य हिस्सों में भी लगाश एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। इसके राजा इयनातुन थे, जिन्होंने तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व मध्य में शासन किया। उन्होंने लगाश के प्रभाव को बढ़ाया और पड़ोसी नगरों के खिलाफ युद्ध किया। उनके शासन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण प्रमाणों में से एक है गिद्धों की शिला। ये एक पत्थर का स्मारक है जो लगाश के सैनिकों की पंक्ति और उनके द्वारा पराजित दुश्मनों को दर्शाता है। स्मारक ये भी दिखाता है कि सुमेरियनों के लिए राजा का युद्ध उनके देवता की अनुमति से लड़ा गया एक संघर्ष माना जाता था। युद्धों का कारण केवल राजा की सत्ता की इच्छा नहीं थी। ये लगाश और उमा के लंबे विवाद का एक प्रमुख उदाहरण है। दोनों नगर राज्य उपजाऊ भूमि की सीमा और खेतों के लिए पानी के उपयोग के अधिकार को लेकर झगड़ रहे थे। सीमा को तय करने के लिए समझौते किए गए और सीमा चिन्ह भी बनाए गए, लेकिन जब दोनों पक्षों ने समझौते का पालन नहीं किया तो बार-बार संघर्ष भड़क उठा। यह दिखाता है कि हर शहर के लिए कृषि भूमि और सिंचाई कितनी महत्वपूर्ण थी। कुछ राजा ऐसे थे जिन्होंने आसपास के कुछ शहरों को अपने अधीन कर लिया, लेकिन उनकी शक्ति केवल थोड़े समय के लिए ही रही। जब कोई शक्तिशाली राजा मरता या उसकी सेना कमजोर होती, इसलिए शहर विद्रोह कर फिर स्वतंत्र हो सकते थे। पूरे प्रारंभिक राजवंश काल में सुमेर कभी पूरी तरह से एक देश नहीं बन पाया। पहली राजवंशें बनी और शक्तिशाली राज्य बने, लेकिन शहर राज्य अलग-अलग ही रहे। इसी स्थिति में वह राजनीतिक व्यवस्था बनी जिसे बाद में मेसोपोटामिया के बाद के राज्य भी अपनाएंगे। जब राजा आपस में लड़ते रहे, तब भी वही व्यवस्था लगातार विकसित होती रही। लेखन की शुरुआत प्रतीक उरुक में रिकॉर्ड रखने के लिए हुई थी। प्रारंभिक राजवंश काल में मिट्टी की पट्टियों पर जौ, जानवर, कपड़े के अलावा भी बहुत कुछ लिखा जाने लगा। लिपिकारों ने यह खोजा कि एक प्रतीक का उपयोग कई तरीकों से किया जा सकता है। ये किसी वस्तु, विचार, शब्द या ध्वनि का प्रतिनिधित्व कर सकता है। इसी वजह से नाम, उपाधियां लिखना संभव हो गया। वाक्य, गीत, प्रार्थना, कानून और कहानियां। ध्वनि का उपयोग करना महत्वपूर्ण था क्योंकि कई चीजों को चित्रित करना कठिन था। हर शब्द के लिए नया चित्र बनाने के बजाय लिपिकार ऐसा प्रतीक इस्तेमाल कर सकता था जिसकी ध्वनि मिलती जुलती हो। जिस शब्द का वह हिस्सा लिखना चाहता था, उसके लिए मिलती जुलती ध्वनि वाला प्रतीक इस्तेमाल किया जा सकता था। इसे रिबस सिद्धांत कहा जाता है। आंख की तस्वीर का उपयोग केवल शरीर के हिस्से के लिए नहीं, बल्कि ऐसी ध्वनि के लिए भी होता है जिसे अन्य शब्दों में भी लिया जा सकता है। धीरे धीरे लेखन द्वारा व्यक्त की जा सकने वाली चीजें बढ़ीं, लेकिन इसे सीखना भी और मुश्किल हो गया। लिपिकारों को कई प्रतीकों, उनके अलग-अलग उच्चारणों और शब्दों के सही क्रम को याद रखना पड़ता था। आमतौर पर लेखक सरकंडे से बनी लेखनी का इस्तेमाल करते थे। वह सिरे को मुलायम मिट्टी पर दबाता था ताकि छोटे आकार बन सकें जो वेज जैसे दिखते थे। इसी से क्यूनिफॉर्म नाम पड़ा, जो लैटिन शब्द है और वेज के आकार का अर्थ रखता है। सुमेरियन लोग इसे क्यूनिफॉर्म नहीं कहते थे, लेकिन आधुनिक शोधकर्ता उनकी टैबलेटों पर दिखने वाली इस प्रणाली के लिए यही शब्द इस्तेमाल करते हैं। क्यूनिफॉर्म एक वर्णमाला नहीं है। इन चिन्हों से पूरे शब्द या एक अक्षरांश का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। इनका रूप और उपयोग 3000 वर्षों में बदल गया। बाद में क्यूनिफॉर्म कई भाषाओं में अपनाया गया, जिसे अक्कादियन, बेबीलोनियन और असीरियन लोगों ने इस्तेमाल किया। हित्ताइट, एलामाइट और प्राचीन निकट पूर्व के अन्य लोगों ने भी इसका उपयोग किया। इसके माध्यम से मजदूरों को भुगतान, भोजन की आपूर्ति, जमीन की बिक्री, कर्ज, पत्र, राजनयिक समझौते, कानून, धार्मिक भजन दर्ज किए गए। चिकित्सा कहानियां जैसे कामुकता, गिलगमेश महाकाव्य,
ये टैबलेट मिट्टी के थे। कई टैबलेट बच गए या संरक्षित हो गए। कुछ अपने आप सूखी जमीन में सख्त हो गए, कुछ और भी मजबूत हो गए। जब जिन इमारतों में ये रखे थे वे जल गईं। इन टैबलेट्स की वजह से हमें सिर्फ राजाओं के नाम ही नहीं पता चले, हम ये भी देख सकते हैं कि एक मजदूर को कितना खाना दिया गया, व्यापारी ने कौन सा उत्पाद भेजा और किसी व्यक्ति ने अपने पत्र में कौन सी समस्या लिखी। लेखन की शुरुआत प्रबंधन के उपकरण के रूप में हुई थी, लेकिन ये लोगों की आवाज और अनुभव को संरक्षित करने का एक तरीका बन गया जो हजारों साल पहले जीवित थे। सिर्फ लेखन ही सुमेर में नहीं विकसित हुआ, दक्षिणी मेसोपोटामिया में कई तकनीकों का उपयोग और सुधार हुआ। पर यह तय करना मुश्किल है कि किस व्यक्ति या शहर ने कौन सा आविष्कार पहले किया। कई विचार अलग अलग जगहों पर विकसित हुए और पीढ़ियों के साथ धीरे धीरे बेहतर होते गए। खेती में मेसोपोटामिया के लोगों ने जमीन को जोतने के लिए हल का इस्तेमाल किया। कुछ हल ऐसे थे जिन्हें जानवर खींचते थे, जिससे खेत का बड़ा हिस्सा तैयार किया जा सकता था, बजाय केवल हाथ से करने के। बाद में ऐसा हल बना जो जमीन जोतते समय बीज खुद ब खुद लाइनों में गिरा देता था। इससे बुवाई तेज और पौधों की दूरी बेहतर हुई। पहिए भी महत्वपूर्ण थे, लेकिन तुरंत वाहनों में नहीं लगे। इसके सबसे शुरुआती उपयोगों में कुम्हार का चाक शामिल है, जो ज्यादा एक समान और तेजी से बर्तन बनाने में मदद करता था। चौथी सहस्राब्दी ईसा पूर्व तक मेसोपोटामिया और आसपास के क्षेत्रों में पहियों वाले वाहनों के भी प्रमाण मिलते हैं। यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि इसे सिर्फ एक ही समूह ने बनाया, क्योंकि यूरेशिया के कई हिस्सों में इसके शुरुआती प्रमाण लगभग एक ही समय पर मिले हैं। सुमेर में गाड़ियों का उपयोग उत्पाद परिवहन और समारोहों में होता था। युद्ध रथ स्टैंडर्ड ऑफ ऊर में दिखते हैं, जो रॉयल सेमेट्री ऑफ ऊर से मिली कलाकृति है। ये वाहन मजबूत और भारी होते थे। इनके 4 पहिए होते थे और इन्हें जंगली गधे जैसे जानवर खींचते थे। ये अभी तक हल्के और तेज रथों जैसे नहीं थे, जिनमें तीलियां होते थे और जो बाद की शताब्दियों में आए। इमारत बनाने में सुमेरियन मिट्टी की ईंटों के उपयोग में माहिर हो गए थे। वे मिट्टी में पौधे मिलाकर उसे आकार देते और धूप में सुखाते थे। खास हिस्सों के लिए ईंटें पकाई जाती थीं ताकि वे मजबूत रहें, क्योंकि बारिश और पानी से कच्ची ईंटें आसानी से खराब हो जाती थीं। इमारतों की नियमित मरम्मत होती थी। पुराने मंदिर पर नया मंदिर बनने से जमीन धीरे धीरे ऊंची हो जाती थी। कई सदियों में एक ऊंचा टीला बनता है, जिसे आजकल तेल कहते हैं। मेसोपोटामिया के निर्माणकर्ताओं ने भी आर्च और वॉल्ट का इस्तेमाल किया, जो ईंटों को इस तरह से लगाने के तरीके हैं जिससे मुड़ा हुआ प्रवेश द्वार बन सके। इसका मतलब ये नहीं है कि वे ही दुनिया में सबसे पहले इसका इस्तेमाल करने वाले थे। ये साफ है कि मिट्टी की संरचनाओं में उनका कुशल उपयोग हुआ। मंदिर शहर के केंद्र थे। बाद में और बड़े परतदार मंदिर टावर बने, जिन्हें जिगुरैट कहा गया। याद रखें, उर का प्रसिद्ध जिगुरैट तीसरे राजवंश के समय बना था, जो प्रारंभिक राजवंश काल के कई शताब्दियों बाद की बात है। आज जो दिखता है वो इसका हिस्सा है। ये सुमेर के इतिहास का बाद का चरण है। कभी कभी इसे टावर ऑफ बेबेल की कहानी से जोड़ा जाता है, क्योंकि दोनों में मेसोपोटामिया की ऊंची इमारत का वर्णन है। किसी विशेष जिगुरैट को कहानी के प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में पहचानने का तरीका नहीं है। जिगुरैट समाज के संगठन को स्पष्ट दिखाते हैं। इसके लिए बहुत ईंटें, खाना चाहिए, मजदूरों और प्रबंधकों की जरूरत थी ताकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन सके। ये मंदिर और राजा की शक्ति के प्रतीक भी हैं। उर के शाही कब्रिस्तान में कारीगरों की कुशलता देखी जा सकती है। वहां खुदाई की गई कब्रों में गहने, संगीत वाद्य यंत्र, बर्तन, सील, हथियार और सोने से बनी सजावटें मिली। चांदी, शंख और लैपिस लाजुली, इन सामग्रियों में से कई सुमेर में प्राकृतिक रूप से नहीं मिलती थीं। लैपिस लाजुली तो आज के अफगानिस्तान के हिस्से से आता था। इसका उर तक पहुंचना एक लंबे और संगठित व्यापार नेटवर्क का प्रमाण है। लेकिन इस भव्य संपत्ति के साथ समाज में स्पष्ट विभाजन भी था। जहां राजा और अभिजात वर्ग को कीमती वस्तुओं के साथ दफनाया जाता था, वहीं अधिकांश आम लोग किसान के रूप में जीवन बिताते थे। मजदूर या मंदिर महल के सेवक के रूप में बियर उनके रोजमर्रा के जीवन में अहम थी। कई मिट्टी की तख्तियों में जौ और बियर मजदूरों के राशन में दर्ज हैं। ये स्पष्ट नहीं है कि बियर सबसे पहले सुमेर में बनी थी, क्योंकि अनाज का किण्वन उनके शहरों से भी पुराना है।
लेकिन मेसोपोटामिया के लोगों ने इसके निर्माण, वितरण और महत्व के बारे में सबसे शुरुआती और व्यापक प्रमाण छोड़े हैं। ये पेय आमतौर पर जौ से बनता था और संभवतः आधुनिक बियर से ज्यादा गाढ़ा था। लोग लंबी नलियों से बड़े बर्तन से पीते दिखाए गए हैं। संभवतः नली का उपयोग तलछट और अनाज को अलग रखने के लिए था। बियर धर्म में भी अहम थी। सेनिंकासी वह सुमेरियन देवी थीं जो बियर बनाने से जुड़ी थीं। एक भजन में जो प्रारंभिक राजवंशीय काल के बाद लिखा गया था, एक देवी की स्तुति में किण्वित पेय तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। प्राचीन काल में ऐसी रेसिपी भी थीं जिनमें सफाई या दवा बनाने के लिए वसा और क्षारीय तत्वों का उपयोग किया जाता था। लेकिन इन सभी मिश्रणों को आधुनिक साबुन के समान कहना मुश्किल है। इनके घटक और उपयोग अलग अलग थे और इनमें से कई तख्तियां जो इनका वर्णन करती हैं वे मेसोपोटामिया के बाद के समय के हैं। सुमेरियों का असली योगदान केवल उन चीजों की लंबी सूची नहीं है जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सबसे पहले आविष्कार किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने तकनीकों को एक साथ जोड़ने का तरीका निकाला। उन्होंने सिंचाई, कृषि, विशेषीकृत श्रम, व्यापार, मंदिरों को आपस में जोड़ा, सरकार और लेखन को भी। इसी वजह से वे एक ही शहर में रहने वाले हजारों लोगों का प्रबंधन कर पाए। लेकिन यही व्यवस्था राजाओं को भी अधिक शक्ति देने लगी। लिपिकों की मदद से जो कर और श्रमिकों का हिसाब रखते थे, कारीगरों की मदद से जो हथियार और वाहन बनाते थे, और विशाल खेतों से मिलने वाली फसल की मदद से शहर एक स्थायी सेना का समर्थन कर सकता था। सुमेर में जीवन सुधारने वाले आविष्कारों ने राजाओं को बड़े क्षेत्रों पर अधिकार की शक्ति दी। जल्द ही उम्मा के नेता ने लगभग पूरे पहले, लेकिन उसकी सफलता एक और भी शक्तिशाली विजेता के लिए रास्ता खोल देगी। एक ऐसा राजा जिसकी मुख्य भाषा सुमेरियन नहीं थी और जो मेसोपोटामिया में पहला विशाल साम्राज्य स्थापित करेगा। फिर भी जैसे जैसे लेखन और सरकार का विकास हुआ, वैसे वैसे मेसोपोटामिया के लोगों का गणित का ज्ञान भी बढ़ा। उन्होंने 60 पर आधारित संख्या प्रणाली अपनाई। 60 बहुत उपयोगी था क्योंकि इसे कई संख्याओं में आसानी से विभाजित किया जा सकता है। इससे भूमि की माप, भोजन का बंटवारा, उत्पादों का लेखा जोखा और इमारतों की योजना बनाने में मदद मिली। इसी परंपरा से कुछ प्रणालियां आईं जिन्हें हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड और एक वृत्त में 360 डिग्री। लिपिक खेत की क्षेत्रफल, भंडारण की क्षमता की गणना करना सीख गए, अनाज की मात्रा और निर्माण में लगने वाली सामग्री। आगे चलकर बाबिलियों ने इस ज्ञान को बीजगणित, ज्यामिति और खगोल शास्त्र में विकसित किया। मेसोपोटामिया के लोगों ने कैलेंडर बनाने के लिए चंद्रमा की गति से 12 महीने तय किए। चूंकि चंद्र वर्ष सौर वर्ष से छोटा होता है, इसलिए वे कभी-कभी एक अतिरिक्त महीना जोड़ते थे ताकि कैलेंडर खेती के मौसम के साथ मेल खा सके। कानून भी बहुत महत्वपूर्ण था। मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन कानून संहिताओं में से एक उर-नम्मू से जुड़ी है। इसमें सबसे गंभीर मुद्दों, चोट, विवाह, संपत्ति और सजा से जुड़े मामलों पर चर्चा की गई थी। सरकार चलाने के लिए लिपिकों की जरूरत होती थी। वे लेखन, गणित, कानून, धर्म और प्रशासनिक रिकॉर्ड का अध्ययन करते थे। वे ही कर, भोजन, भूमि, श्रमिकों और राजा के आदेशों का रिकॉर्ड रखते थे। लेकिन जैसे जैसे सुमेर का ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे शहरों के बीच संघर्ष भी तेज होता गया। 24वीं सदी ईसा पूर्व के अंतिम भाग में अक्काड के सारगोन प्रकट हुए। अक्काडियन एक सेमिटिक भाषा थी जो उत्तरी मेसोपोटामिया में बोली जाती थी। अक्काडियन और सुमेरियन बोलने वाले समुदाय लंबे समय से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। कई सदियों बाद लिखी गई एक कहानी के अनुसार शिशु सारगोन को एक टोकरी में रख नदी में बहा दिया गया। ये उसकी उत्पत्ति की एक किंवदंती है। इतिहास में सारगोन ने किश के राजा की सेवा की थी, फिर सत्ता हासिल कर अक्काड में अपनी राजधानी बनाई। उन्होंने लुगल सागेसी को हराया, जो तब सुमेर के कई शहरों के शासक थे। इसके बाद उन्होंने दक्षिण के प्रमुख नगर राज्यों को एक ही शासन के अधीन कर दिया। अक्काडियन राजवंश ने मेसोपोटामिया और आसपास के कई क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया। राजाओं ने गवर्नर नियुक्त किए, महत्वपूर्ण स्थानों पर अधिकारी और सैन्य छावनियां बनाई गईं, जिससे इतिहास के पहले विशाल और केंद्रीकृत साम्राज्यों में से एक अक्काडियन साम्राज्य बना। इसकी सबसे बड़ी शक्ति नराम सिन के शासन में थी, जो सरगोन के पोते थे। उन्होंने चारों दिशाओं के राजा की उपाधि अपनाई और खुद को एक देवता के समान प्रस्तुत किया। लेकिन इतने विशाल साम्राज्य को बनाए रखना कठिन था,
विद्रोहों को रोकना जरूरी था, व्यापार मार्गों की सुरक्षा और दूर इलाकों में सैनिकों की आपूर्ति करनी थी। नैराम सिंह के बाद केंद्रीय सरकार कमजोर हो गई, विद्रोह बढ़ गए, राजवंश में संघर्ष शुरू हुआ और बाहरी समूहों जैसे पूर्व के पहाड़ों से आए गुटियोनों का दबाव बढ़ा। अकाडियन साम्राज्य के कमजोर होते ही गुटियोनों ने मेसोपोटामिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। बाद की सुमेरियन ग्रंथों ने उन्हें आक्रमणकारी बताया, जिन्होंने अराजकता फैलाई, लेकिन यह भी संभव है कि यह उनके बाद आए राजाओं का प्रचार था। अकाडियन साम्राज्य के पतन के कई कारण हो सकते हैं। इसमें राजनीतिक संघर्ष, विद्रोह, व्यापार में समस्याएं, नए समूहों का प्रवेश और निकट पूर्व के कुछ हिस्सों में संभवतः भीषण सूखा शामिल है। बाद में उरुक के नेता उतुहेगल ने अंतिम ज्ञात राजा गुटियन राजा को हराया, लेकिन उसका शासन ज्यादा समय तक नहीं चला। इसके बाद के प्रमुख शासक थे उर-उरन्मु, जो उर के राजा थे। लगभग 2112 ईसा पूर्व में उन्होंने उर का तीसरा राजवंश स्थापित किया और सुमेर और अक्कद के बड़े हिस्से को फिर से एकजुट किया। उर-उरन्मु ने नगरों, दीवारों के पुनर्निर्माण की शुरुआत की, मंदिर और नहरें। उनके समय में उर का महान जिग्गुरैट की शुरुआत हुई, जो नाना के लिए विशाल परतदार मंदिर था। चंद्रमा के देवता, उनके पुत्र शुल्गी के शासन में राज्य और शक्तिशाली बना। क्षेत्र प्रांतों में बांटकर गवर्नरों से शासित किया गया। लिपिक, कर संग्रहकर्ता और अन्य अधिकारी। सरकार ने बाला नामक एक प्रणाली का भी उपयोग किया। इसके तहत विभिन्न प्रांत निर्धारित समय के अनुसार अनाज, पशु और अन्य उत्पाद केंद्र में पहुंचाते थे। इस समय में बहुत सारी मिट्टी की तख्तियां बनाई गईं। लिपिकों ने कर, कार्य, भूमि को दर्ज किया, खाद्य और उत्पादों की आवाजाही। इसी कारण प्राचीन मेसोपोटामिया में उर का तीसरा राजवंश सबसे केंद्रीकृत सरकारों में से एक बन गई। इसी समय में सुमेरियन भाषा को फिर से सरकारी भाषा के रूप में मजबूत किया गया, धर्म और साहित्य में भी। लेकिन उस समय बहुत से लोग अकाडियन भाषा बोलते थे। जैसे जैसे नौकरशाही बढ़ी, राज्य का खर्च बढ़ता गया और अधिकारियों, मजदूरों, सैनिकों के लिए ज्यादा भोजन चाहिए था। कमजोर राजा के लिए दूर दराज प्रांतों को संभालना और मुश्किल हो जाता है। कृषि में समस्या थी। लंबे समय तक सिंचाई से मिट्टी में नमक जमा होने से पैदावार और खाद्य उत्पादन घट जाता है। इसी समय पश्चिम से एमोराइट्स की संख्या भी बढ़ रही थी। वहीं पूर्व से एलाम की ओर से दबाव बढ़ गया था। यह एक क्षेत्र है जो वर्तमान ईरान के हिस्से में स्थित है। अंतिम राजा ईबीसिन के समय कुछ नगर अलग हो गए और उन्होंने भोजन और कर भेजना बंद कर दिया। लगभग 2004 ईसा पूर्व में एलाम और उसके सहयोगियों की सेनाओं ने उर पर आक्रमण किया। ईबीसिन को पकड़ लिया गया और उर का तीसरा राजवंश गिर गया। उर का विलाप ने नगर के विनाश को एक बड़ी आपदा बताया है। इसमें मंदिरों के विनाश, लोगों की मृत्यु और देवताओं के अपने नगर को छोड़ने की कहानी बताई गई है। ये समाज द्वारा झेली गई भीषण त्रासदी का धार्मिक और साहित्यिक वर्णन है। उर के पतन के बाद फिर कभी भी सुमेरियन राजवंश के नेतृत्व में एक विशाल राज्य का पुनर्गठन नहीं हुआ। मेसोपोटामिया नए राज्यों में विभाजित हो गया, जैसे इसिन, लारसा और बाद में बेबीलोन। सुमेरियन भाषा धीरे धीरे दैनिक उपयोग से लुप्त हो गई, लेकिन लिपिकारों द्वारा मंदिरों, विद्यालयों, साहित्य और धार्मिक अनुष्ठानों में कई शताब्दियों तक प्रयुक्त होती रही। अक्कादियन, बेबीलोनियन और असीरियन ने सुमेर की अनेक परंपराएं अपनाईं और उनका विस्तार किया। वे यूनिफॉर्म भी इस्तेमाल करते थे, कहानियों का अनुवाद किया, कुछ उन्हीं देवताओं की पूजा की और गणित में ज्ञान को आगे बढ़ाया। खगोल शास्त्र, कानून और सरकार। सुमेरियन एक दिन में अचानक गायब नहीं हुए। वे धीरे धीरे मेसोपोटामिया की अन्य आबादी में घुल मिल गए, जब तक कि उन्हें अलग समूह के रूप में पहचानना आसान नहीं रहा। उनकी राजनीतिक शक्ति खत्म हुई, लेकिन जिन प्रणालियों के निर्माण में उन्होंने मदद की थी, जैसे शहर, लेखन प्रणाली और संगठित सरकार, व्यापार, कानून और ज्ञान का अभिलेखन, कई बाद की सभ्यताओं की नींव बन गए। सुमेर की असली विरासत सिर्फ उर और उरुक के खंडहरों में नहीं, बल्कि इस सोच में भी दिखती है कि शब्द लिखे और समय मापा जा सकता है, एक शहर का प्रशासन किया जा सकता है और ज्ञान को उन लोगों तक पहुंचाया जा सकता है जो हजारों साल बाद जिएंगे।